हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। चैप्टर 2 हमने कर लिया था, जिसमें आपका भारत का आकार और भारत की स्थिति हमने पढ़ लिया था, और उसी में हमने भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ ली थी। ये 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। आज का जो टॉपिक है अपवाह से। अपवाह में हम डिटेल में देखेंगे। ये आपकी आपकी चौथी क्लास है। इसके पहले 3 क्लास हो चुकी है। जिन्होंने नहीं देखी है जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना दी है ज्योग्राफी एनसीईआरटी नाम से, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाएंगे, 3 क्लास आपको मिलेगी, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर आपको डेली मिलती है, तो करंट अफेयर की क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं 8 AM पे, यानी सुबह 8 बजे। इसके अलावा 10 मिनट का इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने रखा हुआ है, जिसका नाम है 10 मिनट का भंडारा, तो उसे आप 11 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 क्लासें अभी चल रही हैं आपकी। इन तीनों क्लास को देखिए। तीनों क्लास आपके BPSC TRE 3 पॉइंट के लिए ही नहीं, बल्कि सभी पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जितनी भी क्लासेस हमारी हो रही हैं, सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचनी चाहिए। अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी चैनल से जोड़ लीजिए। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। टॉपिक का नाम है अपवाह। अपवाह, सबसे पहले बात करें अपवाह होता क्या है। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं। जो छोटी छोटी नदियां हैं, आप देखते हैं एक साथ क्या करती हैं, मिल जाती हैं। तो जहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, मैं वहाँ पे बता दूंगी, अंडरलाइन कर दूंगी, वो चीज़ आप नोट करते चलेंगे। तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इनका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है, ठीक है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहा जाता है। अब ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी के नाम से जाना जाता है, या अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि 2 पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती हैं। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं, ठीक है। तो ये जल को विभाजित कौन कौन कर सकता है? उच्च भूमि या फिर पर्वत आपके जल को विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी जो है अमेजन नदी की है? तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अमेजन नदी की विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किसकी है? तो अमेजन नदी की है। ये आप ध्यान में रखेंगे। अमेजन नदी कहाँ पर है आपका? ये आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्ञात कीजिए, यानी प्रश्न पूछा है भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे बात करें अगर भारत में अपवाह तंत्र, अब आपका भारत का हम अब यहाँ से आपका ध्यान देने वाली बातें हैं। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्ग में? भारतीय नदियों को 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सी? हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। जो हिमालय से आती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, या फिर आपके अरब सागर में गिर जाती हैं, वो कौन सी हैं? हिमालय की नदियाँ होती हैं।
और प्रायद्वीपीय नदियाँ जो दक्षिण भारत से निकलती हैं, या तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं या फिर अरब सागर में गिरती हैं, वो आपकी हो जाती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो ये दो जो है वर्गों में विभाजित किया गया है नदियों को, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत की दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, एक दूसरे से अलग हैं। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं, यानी जो हिमालय से नदियाँ आती हैं वो पूरे साल आपकी बहती रहती हैं। इनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अलावा ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम यानी जो बर्फ़ की चट्टानें होती हैं उनसे भी जल प्राप्त होता है। इसीलिए हिमालय की जो नदियाँ होती हैं वो वर्ष भर बहती रहती हैं, उनके जो है उनमें जल भरा रहता है। ठीक है, तो वो सूखी नहीं होती। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे क्या है, ऊंचे पर्वतों में क्या पाया जाता है, बर्फ़ का पिघलना। इसका मेन रीज़न यही है। ठीक है, बात करें हम हिमालय के दो मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा। ये हिमालय की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्रा इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। तो ये नदियाँ पर्वतों को काटकर आई हैं। ठीक है, हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं। ठीक है, ये क्या है आपका गार्ज। गार्ज क्या होता है, ये हिमालय को काटा गया है। अगर ये हिमालय दोनों एक साथ जुड़ जाती है, ये नदी नहीं होती, तो आपका गार्ज नहीं होता। हिमालय के बीच से जो जगह आपका काट कर निकला हुआ है, इसी को क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। बात करें यहाँ पे अगला, आप देखेंगे यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये जल विभाजक है। ठीक है, ये धारा अ है और धारा ब है। अब यहाँ पे देखें तो ये आपका नदी की विभिन्न अवस्थाएं हैं। ये आपका नदी का स्रोत है। ठीक है, नदी का स्रोत मान लीजिए यहाँ से ऊपरी भाग, ये ऊपरी भाग से गिरती हुई आती हैं। ये आपका आ जाता है मध्य भाग, और ये गोखुर झील है, और ये निचला भाग है। और आप जानते हैं ऊंचाई से ही नदियाँ बहती हैं, और ये आकर कहाँ पे गिरती हैं, निचले भाग में गिरती हैं। बात करें यहाँ पे, अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं। उसके बाद ये क्या करती हैं, अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करते हैं। यानी बालू यानी अब वो अवसाद लेकर आती हैं, मिट्टी लेकर आती हैं, कचड़ा लेकर आती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ बिरसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, बिरसर्प और गोखुर झील ये क्या है, बाढ़ इलाका है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या है आपकी, और ये आपका गंगा नदी हो गया, ये क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती हैं। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। तो अब यहाँ पे अब किसके बारे में बात करेंगे, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। और प्रायद्वीपीय नदियाँ कैसी होती हैं, मौसमी होती हैं, क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा भर जो है वर्षा पर निर्भर करता है। जब मौसम वर्षा वाला होता है तभी इनमें जो है जल भरा होता है। अब जब वर्षा जो है इनका मौसम ख़त्म हो जाता है तब क्या होता है, ये नदियाँ शुष्क हो जाती हैं। तो ये वर्षा पर डिपेंड होती हैं। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती हैं। जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे पानी
मौसम पे डिपेंड रहेगा जल, तो नदियाँ इतनी जो है जगहों को काटेंगी भी नहीं, किनारे को काटेंगी भी नहीं। और हिमालय की जो नदियाँ हैं जैसे गंगा हो गई, ये सब क्या हैं, ये किनारों को काटती हुई आगे को बढ़ती हैं, ठीक है। फिर इनमें कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं? प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे बात करें हम हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ कौन कौन सी हैं उन्हें देखते हैं। हिमालय की नदियों में आपका आता है सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्रा हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ये नदियाँ लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। तो नदी तंत्र किसे कहते हैं? कोई नदी है और उसकी सहायक नदियाँ हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है? नदी तंत्र हो जाता है। अब हम करते हैं हिमालय के पहले नदी, जिसमें आपका आता है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बारे में अगर देखें, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती हैं। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियाँ जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। तो सिंधु नदी में कौन कौन सी, सिंधु नदी के सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये हैं हमारी जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा, ठीक है। ये 4 नदी आप ध्यान में रखेंगे सिंधु नदी की सहायक नदियों में। सिंधु नदी कहाँ पर? आपका बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो ये भी सहायक नदी हैं, लेकिन ये भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान के मिठान कोट में जाकर मिलती हैं। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये 4 नदियाँ, ठीक है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है, यानी अरब सागर की तरफ, तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती हैं, ठीक है। तो अब जानते हैं अरब सागर आपका दक्षिण में है, तो दक्षिण की तरफ ये बहती हैं और जाकर कहाँ मिलती हैं? अरब सागर में। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे, सिंधु नदी की जो द्रोणी है, सिंधु नदी द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग होता है, जो कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये 4 राज्य भारत में और शेष आपका पाकिस्तान में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है सिंधु नदी की, ये आप ध्यान में रखेंगे। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे, क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960, अब ये पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था सिंधु जल समझौता। 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के पूरे जल का केवल 20% जल का उपयोग करेगा और 80% जल कौन यूज़ करेगा? पाकिस्तान, ठीक है ना। और 20% कौन करेगा? तो ये करेगा इंडिया, सिर्फ 20% इंडिया यूज़ करेगा पानी, ठीक है, सिंधु नदी का। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम गंगा नदी से। गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी
गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। तो जो गंगा नदी है ये कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी से ये निकलती है, गंगोत्री हिमानी से, और ये अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। ठीक है ना। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, यानी हरिद्वार के पास से ही ये क्या करती हैं? मैदानी भाग में आती हैं। तो मैदानी भाग आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इन सब से होती हुई नदियाँ, ये नदी गंगा नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। इसकी लंबाई कितनी है? तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? 25 ठीक है ना, यानी आपका 2525 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा नदी में मिलती हैं। इनमें से कुछ नदियां क्या हैं? तो इसकी गंगा नदी की सहायक नदियों में आपका आता है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। ये 4 नदी आप ध्यान में रखेंगे। सोन नदी आपका आ जाता है यमुना का। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये कौन सा है? यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? आपका यमुना हो जाएगा। ठीक है। और कोसी नदी आपका बिहार का शोक कहा जाता है। इसकी वजह से क्या है? बिहार में बाढ़ आता है। ठीक है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये भी वहीं से निकलती है जहाँ से गंगा, तो गंगा नदी हो गया, और गंगोत्री से आपका निकलता है गंगा नदी। यमुनोत्री हिमानी से आपका निकलता है यमुना नदी। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है, यानी अगर आपकी ये मान लीजिए ग्लेशियर है और यहाँ से आपका अगर ये गंगा नदी निकलती है, तो यहाँ से ये समानांतर में ही आपका कौन निकलता है? यमुना नदी, और ये आकर मिल जाता है इससे। ठीक है ना। इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है, तो ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में आकर मिलती है, संगम जिसे कहते हैं आप। ठीक है ना। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल से निकलती हैं, नेपाल हिमालय से निकलती हैं। अब यहाँ पे हम अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, आप मैप में अगर देखेंगे, सबसे पहले हम ऊपर इधर देखें, तो मैप में अगर हम देखें, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से आपका क्या निकलता है? सिंधु नदी। ये निकल रहा है सिंधु नदी, और ये सिंधु नदी आपका ये निकलते हुए फिर ये आपका अरब सागर में गिर जाता है। ठीक है, फिर आप यहीं से देखते हैं, ये आपकी ब्यास नदी निकलती है, और ये चेनाब नदी आपकी, यहाँ से आपकी चेनाब नदी आके ब्यास नदी में मिल जाती है, और ये आपकी रावी नदी और ब्यास नदी। फिर आपका आता है ये सतलुज नदी, ब्यास नदी, और ये गोविंद सागर। यहाँ से ये नदियाँ आती हैं और पाकिस्तान में आकर ये सिंधु नदी से मिल जाती हैं। ठीक है ना। तो ये वाली आपकी क्या है? ये वाली आपकी आ जाती है, ये हमारी है झेलम नदी, ये आपकी आ जाती है चेनाब नदी, और ये आपकी आती है रावी नदी, और ये हमारा आता है सतलज नदी। ठीक है, और ये ब्यास नदी सतलज नदी की सहायक नदी है। ठीक है ना। ये आपकी हो जाती हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। अब हम बात करते हैं, एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं कि वूलर झील, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत का मीठे पानी का झील है। ठीक है ना। भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन है? वूलर झील। और ये है कहाँ पर? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ना। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा और आप यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ देख लिया, अब हम बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। और आप देखेंगे तो ये हमारी गंगा नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और ये यहाँ पर आपका
बिहार से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में आपका ये बांग्लादेश से होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती हैं, ठीक है, सॉरी बंगाल की खाड़ी में। यहीं से आपका यमुनोत्री से हमारा निकलता है समानांतर यमुना नदी, और ये यमुना नदी आपका प्रयागराज में आके मिल जाता है, यानी इलाहाबाद में, ठीक है। कहाँ पर? इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में। आप जानते हैं संगम के नाम से जाना जाता है, यहीं पे तो आपका कुंभ मेला भी लगता है, ठीक है। और यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आप देखेंगे यहाँ से ये नदी निकलती है चंबल नदी, ये सारी दक्षिण से निकलती हैं, यानी आपका कहाँ से? मध्य प्रदेश से। देखिए चंबल नदी हो गया आपका, बेतवा नदी हो गया, केन हो गया, और आपकी सोन नदी हो गई। सोन नदी ये देखेंगे आप यहाँ से, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं, और ये जाके किससे मिल जाती हैं? तो ये मिलती हैं आपका घाघरा नदी और यमुना नदी के उस पे क्या नाम है, ये जो है संगम में। अब यहाँ पे हम बात करें, अगर ये आपका हो गया चंबल नदी पे, एक चीज़ मैं और बता दूँ इधर साइड में, आप ये देख रहे हो राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, तो ये क्या है? ये चंबल नदी पर स्थित डैम है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध है ये, जो चंबल नदी पर स्थित है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सांभर झील है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। सांभर झील आपका कहाँ पर है? राजस्थान में है, और यहाँ पे नमक बनाया जाता है। अब जानते हैं स्थानीय में सबसे ज़्यादा अच्छा जो है, स्थानीय में सबसे ज़्यादा नमक यही बनाया जाता है, वरना समुद्र के किनारे ही नमक बनती है, आप जानते हैं। तो ये सांभर झील में आपका होता है, और ये क्या है? खारे पानी का झील है, तभी तो नमक यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गंगा नदी के बारे में, और गंगा नदी की सहायक जो नदियाँ हैं उनके बारे में, ठीक है। तो गंगा नदी हमने देख लिया, ये प्रयागराज के संगम पे मिलती हैं, और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? आप देखते हैं यहाँ से नेपाल से निकलती है घाघरा नदी, उसके बाद ये गंडक नदी हो गई, ये शारदा नदी हो गई, और ये आपका कोसी नदी, ये मिलती हैं। तो ये हमारे 4 आपकी गंगा नदी से मिलती हैं। चंबल, बेतवा, सोन नदी ये आपकी मिलती हैं यमुना नदी से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध है, और ये किस पर है? तो ये सोन नदी पर है, ठीक है। सोन नदी पर गोविंद बल्लभ पंत सागर आपका बांध स्थित है। राणा प्रताप सागर, गांधी सागर बांध ये आपका चंबल नदी पर है, और आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध ये सोन नदी पर है। यहाँ से आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्रा निकलती, ये देख सकते हैं यहाँ से ब्रह्मपुत्रा, यहाँ सांगपो से नदी से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा तिब्बत से निकलती हैं, ठीक है ना, तिब्बत से निकलती हैं चेमा यांगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है ना। और इसको तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं तिब्बत में, ठीक है। तिब्बत में क्या जानते हैं इसको? सांगपो के नाम से, और भारत में से ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, असम में। और इसी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका, और ये ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं आपके बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ये चीज़ आप देखेंगे, गोविंद सागर बांध ये किस पर स्थित है? तो ये आपका सतलज नदी पर स्थित है। गोविंद सागर बांध सतलज नदी पर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध ये आपका सोन नदी पर है, और राणा प्रताप सागर, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। ये 3 बांध हमने पढ़ लिए। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, ब्रह्मपुत्रा को हम असम में दिहांग के नाम से जानते हैं, जब ये असम में प्रवेश करती है, ठीक है। अरुणाचल से प्रवेश करते हुए ये असम में आती है, ठीक है। और ये क्या है? लोहित नदी,
ठीक है, लोहित नदी पर ये है। अब हम बात करते हैं आगे बात करें, अगर यहाँ पे एक बार मैप में देख लेते हैं उसके बाद, क्योंकि फिर जाके आप समझेंगे। देखिए यहाँ से नर्मदा नदी आपकी ये मध्य प्रदेश से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये मैं येलो से कर देती हूँ जितने भी आपके अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं। ताप्ती नदी भी आपकी कहाँ गिरती है, तो ये यहाँ से निकलती है और ये ताप्ती नदी भी आपका बंगाल में गिरती, अरब सागर में आके गिरती हैं। इसके अलावा आपका आता है, तो ये देखिए इधर साइड में जितनी भी नदियाँ हैं, पेन गंगा नदी ये कहाँ पे गिरती हैं, अरब सागर में। गोदावरी नदी ये दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है और ये भी आपका गिरता है कहाँ पर, अरब सागर में। निजाम सागर बांध ये किस पर है, गोविंद नदी पर, गोदावरी नदी पर। और नागार्जुन बांध किस पर है, नागार्जुन सागर बांध, ये देख सकते हैं ये बांध है। तो ये किस पर है, कृष्णा नदी ये निकलती है, ये भी जाके कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, और इसी पर नागार्जुन बांध है। तुंगभद्रा नदी ये निकलती है आपकी लिंगामक्की झील से, और यहाँ पे आप बात करें तो ये आपकी ये भी कहाँ गिरती हैं, आपके अरब सागर में। यहीं पर कोलेरू झील है, ये भी आप देख सकते हैं। और बात करें यहाँ पे कृष्णा राज झील, ये आपका दक्षिण में स्थित है, और लिंगामक्की झील आपका पश्चिमी तट में स्थित है। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण की गंगा, बूढ़ी गंगा, ठीक है, बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी ये है, ठीक है ना, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी ये है इस दक्षिण भारत की। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा तीनों के तीनों पॉइंट। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे कावेरी नदी आपकी दक्षिण भारत की सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। अगर गोदावरी नदी नहीं है तो आप कावेरी नदी टिक करेंगे। अब यहाँ पे वेमनाथ झील है और ये आपका कहाँ पर है, तो ये हमारा केरल में है वेमनाथ झील। पुलिकट झील आपका कहाँ पर है, तो ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये आप देख लिए होंगे। अब आपको यहाँ पे एक और बचा है महानदी, और ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने पुलिकट झील का ये मैंने यहाँ उड़ीसा बता दिया। यहाँ पर अगर बात देखें उड़ीसा नहीं होगा, ठीक है, उड़ीसा नहीं होगा, ये क्या होगा, आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे देखिए महानदी, और महानदी कहाँ पर बहती है, ये आपकी बहती है उड़ीसा में। और महानदी पे ही भारत का सबसे लंबा बांध है, कौन सा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। और उड़ीसा में ही चिल्का झील है, जो भारत की सबसे खारे पानी की झील है, ठीक है, सबसे खारे पानी की झील भारत की। कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हैं, दक्षिण की ओर सारी बहती हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। और अब देखिए हमने जितनी बातें बोली, अब वो एक किताबी लैंग्वेज में देख लीजिए। जो भी मैंने बताया है आपको, सारी के सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने अपने लैंग्वेज में आपको मैप के द्वारा समझा दिया है। अब बात करें यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती हैं अंतिम चरण में गंगा, और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानती हैं।
जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्रा आकर मिलती हैं ना, वो किस नाम से जानती हैं? मेघना नाम से। उसके पहले ये ब्रह्मपुत्रा को मैंने बताया जब बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं तो ये पद्मा के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, जब ये गंगा से मिलती है तब ये दोनों मेघना के नाम से जानी जाती हैं। अब बात करें गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा के जल वाली यह वृद्ध नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो सुंदरवन डेल्टा ये कहाँ पर है? आपका बंगाल की खाड़ी में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप जानते हैं सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है? तो इसका रीज़न यही है कि सुंदरी पादप, वहाँ पे सुंदरी पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसका नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं हम आगे। गंगा की लंबाई 2500 इसमें दिया है 500 किलोमीटर, लेकिन एक्चुअल इसकी जो लंबाई है 25 किलोमीटर है। ठीक है ना, 25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर है। चित्र 3.4 में देखें। अब ये 3.4 का चित्र हमें देखना पड़ेगा। अच्छा, ऊपर होगा। हाँ, तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दी, ये तो चीज़ मैंने बता दी आपको। ठीक है ना, ये चीज़ मैंने बता दिया। अब बात करेंगे हम गंगा की जो लंबाई मैंने देख लिया। इसके अलावा क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। ठीक है, इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्ग बन जाते हैं। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती हैं, बताया मैंने, ये उसके पूर्व से निकलती तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती। जहाँ से सिंधु और सतलज निकलते हैं वहीं से पास से ही चेमा यांगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से। ठीक है, इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, यानी सिंधु नदी से ज़्यादा है ब्रह्मपुत्र की लंबाई। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी गंगा। ठीक है ना। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र। अगर पूछती है भारत की अपवाह तंत्र के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस बात पे आप ध्यान में रखिएगा। जब हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, नामचा बरवा शिखर 7757 मीटर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती हैं। हमने बताया ये आपका पहाड़ी इलाका है और इसके बीच से जो नदियाँ निकलती हैं वो क्या है? गार्ज है कहलाती हैं। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, आप यहाँ ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, नामचा बरवा क्या है? अरुणाचल प्रदेश की पर्वत चोटी है। ठीक है ना, नामचा बरवा। तो ये वहाँ उसके पास से निकलते हैं, यू अक्षर जैसा मोड़ लेती हैं। ठीक है, इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग लोहित कैनूला एवं दूसरी सहायक नदी इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। तो जो लोहित नदी
है और कैनोला है, और भी सहायक नदियां हैं। ये मिलकर ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। अब बात करते हैं, क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्ला में जमुना के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे पद्मा बता दिया था, तो पद्मा आपका गंगा नदी को कहा जाता है बांग्लादेश में, ठीक है ना, किसे, गंगा नदी को। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती हैं तथा बहुत से नदी द्वीपों का निर्माण करती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसे आप क्या कहते हैं, माजुली द्वीप। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है, माजुली द्वीप। इसका निर्माण कौन करता है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप नोट कर लीजिएगा। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम याद है? अभी मैंने बता दिया, कौन है, माजुली द्वीप, ठीक है। प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती हैं एवं बाढ़ के द्वारा असम तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती हैं। तो ये बांग्लादेश और असम में इनकी वजह से बाढ़ भी आता है। उत्तर भारत में अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा में परिवर्तन लाती है। यही रीज़न है कि बांग्लादेश में और असम में बाढ़ आता है, ठीक है। तो हमने हिमालयी नदियाँ पढ़ लिया है, कंप्लीट कर लिया है। और दो प्रकार की नदियाँ थी, प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालयी नदियाँ। तो हिमालयी नदियाँ तो कंप्लीट कर लिया हमने, प्रायद्वीपीय नदियाँ नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी क्लास, और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जितनी भी मेरी क्लासेस आती हैं आप तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से आपकी करवाई जा रही हैं। और ये सिर्फ शिक्षक भर्ती में ही नहीं बल्कि आपके हर एक पेपर में काम आते हैं, हर एक एग्ज़ाम में काम आते हैं। और आप जानते हैं अब हिंदुस्तान के जितने पेपर हैं तो वो सीबीएसई आपके एनसीईआरटी से ही आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी आपका ज़रूरी है। आप किसी भी एग्ज़ाम्स को करना चाहते हैं तो आप इस क्लास को अच्छे से करिए, समझिए, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में प्रायद्वीपीय नदियों के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।